नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सोनलता बड़गोत्या आज की केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हम बात कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड्स की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उनकी आईयूपीएसी नेमिंग और ट्राइबल नेमिंग भी सीखी थी। आज के क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे और कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक डाल रही हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एक रिवीजन हम करते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में कार्बोनिल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोई भी कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, और कार्बन जो है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो सकता है या फिर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो कीटोन कहलाएगा, और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। ये हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने जो है एसिड्स को भी आइडेंटिफाई किया था कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से और उधर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। अगर हम इस OH को रिप्लेस करके जो है कोई भी डिफरेंट अगर हम कोई भी X जोड़ के इसके डेरिवेटिव्स बनाएं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ये हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास में बच्चों हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसकी फिर हम चर्चा करेंगे इसकी पोलैरिटी और रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टीज में तो ये है कि हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो किस अवस्था में मिलते हैं, हमें जो उनकी फिजिकल स्टेट है नेचर में वो क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट में हमें मिथेनॉल जो है HCHO, इसको हम मिथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है। ये एक गैसियस फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो C11H22O तक के जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो हमें जो है लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, यानी द्रव्य फॉर्म में हमें मिलते हैं। और इसके आगे जो भी जितने भी हमारे कार्बोनिल्स हैं वो हमें सॉलिड में मिलते हैं, यानी ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक जनरलाइज जो चीज है वो कही है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ें तो हमें ऑर्डर जो है इनका, यानी स्मेल या ऑर्डर बहुत ही खास होती है, इसलिए इनको हम परफ्यूम्स में यूज करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी भी हो गई कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो हमने कहा था कि ऑरेंज ब्लॉसम्स जो होते हैं, नारंगी के फूल, ऑरेंज ब्लॉसम्स जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। और इसको हम
जो है परफ्यूम्स में या इस तरह के जो सेंटेड जो भी वर्क्स होते हैं इंडस्ट्री के, उनमें हम इनका प्रयोग भरपूर करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम स्टडी करें तो वो है सॉल्युबिलिटी। वो है सॉल्युबिलिटी। अब हम बच्चों ये स्टडी करते हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं। ये सॉल्युबल तो होते हैं वाटर में, कितने तक सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी भी एक कुछ मात्रा तक इनकी इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होने लग जाती है। वो क्यों? ये होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वाटर में देखते हैं कि हम एक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट है। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव। हमारे पास कोई कीटोन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो हम दोनों जो है पानी में भी डाइपोल दिखते हैं, और हमारा जो कार्बोनिल का जो ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल का जो ग्रुप है इसमें भी हमारे पास डाइपोल है। तो दोनों में हम कह सकते हैं कि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्योंकि ये चार्जेस की वजह से डेवलप हो रहा है। ये देखिए, दोनों हमारे पास जो इंटरेक्शन है, एक का नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा और एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से इंटरेक्ट करेगा। तो दो डाइपोल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो क्यों होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। अब इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो होती है, solubility is inversely proportional to molecular weight of carbonyl compound। कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, यानी उसके बल्की ग्रुप्स बढ़ेंगे या एल्काइल चेन बढ़ेगी, तो उसमें हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट होगा, उसमें जो है रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होगा। इस रिपल्शन की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी है जो वाटर में वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, अगर जितना ज्यादा छोटा ग्रुप है उतना ही जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन भी ज्यादा रहेगा, और ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे तो चार्ज सेपरेशन कम हो जाएगा। इसलिए जो डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है हमारा, वो भी इनकी वजह से कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो हम देखते हैं कि इनमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन पाया जाता है। हम लिखते हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्यों पाया जाता है इसमें? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई भी जो कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा, उसमें चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है किसी भी कार्बोनिल के, वो भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं या एक दूसरे से जो है एसोसिएटेड रहते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो और इसके एसोसिएशन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, या ज्यादा जो भी है हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। इसलिए जो है इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पाया जाता है। ठीक है,
तो ये कुछ थी जो हमारी जो हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी पोलैरिटी और रिएक्टिविटी के बारे में। आगे हम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, हालांकि हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज जो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। स्पेशली ये जो स्मेल या ऑर्डर वाला जो चीज़ है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनकी स्मेल बहुत ही यूजफुल होती है हमारे लिए। हम इनके परफ्यूम्स और उनमें इनको यूज करते हैं, तो ये एक एप्लीकेबिलिटी भी है और ये इनकी एक जो है फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। आगे बात करते हैं बच्चों पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी की। पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोलैरिटी या रिएक्टिविटी की। अब सबसे पहले मैं एक कार्बोनिल का जो है वो ग्रुप ड्रॉ कर रही हूं। ये हमारा कार्बोनिल का ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड से कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्डेड है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी जो है वो डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं बच्चों जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है अराउंड 2.5 और जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5। ये हमने जब आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी और जब हमने उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5 होती है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, अपनी तरफ इसको खींचने की, ठीक है। तो मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो उसमें अगर ये कार्बन है मान लीजिए और ये हमारा ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हम टुवर्ड्स करेंगे ऑक्सीजन। इसकी वजह से जो नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे मिलेगी। इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसी को जो है इसी को ही दूसरे रेजोनेटिंग फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ये भी हमारे जो है एक रेजोनेटिंग टाइप स्ट्रक्चर है। हमने एक ही चीज को 3 बार लिखा है कि फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझा, उसके बाद हमने इसका जो शिफ्ट है इलेक्ट्रॉन का वो दिखाया, किस तरह से चार्ज इंड्यूस हुआ और क्या हमें स्पीशीज मिली, ठीक है। अब बच्चों अगर हम फर्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें है कि मान लीजिए हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो है शिफ्ट एज इट इज होगा जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अब मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी इसको पढ़ा था कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो हमने ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज बियरिंग स्पीशीज, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। और हमने अभी अभी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, कार्बन के ऊपर, इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो कहाँ होगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दे तो क्या ये गलत होगा, ठीक है। तो मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए इसको कार्बन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। हमने न्यूक्लियोफाइल जो है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है
ये हमारी जो है फर्स्ट स्पीशीज बनी है आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, अब मान लीजिए इसको स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे H+ यानी प्रोटॉन आके जुड़ जाता है, और न्यूक्लियोफाइल इस तरह से आके जुड़ जाता है। तो फर्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस जो सीरीज ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी है, पोलैरिटी की वजह से जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो इसकी वजह से होती है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि चार्ज सेपरेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम इसकी वजह से पढ़ेंगे वो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, उसके बगल में कोई अल्फा कार्बन है, इसके पास दो तो जो है अलग बॉन्डिंग वो है, और यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। यानी हमने ये सीखा था कि अल्फा कार्बन हम किसे कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर कोई कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके बगल में जो कनेक्टिंग जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसी से कनेक्टिंग जो हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने समझा है कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन किसे कहेंगे। अब जब ये शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इधर शिफ्ट होने की वजह से ये जो ये वाला जो कार्बोनिल का कार्बन है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचना चाहेगा बगल से। इस वजह से इसका हाइड्रोजन की जो है एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी इसका रिलीज और आसान हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। इसीलिए जब भी अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में कोई बेस डालते हैं तो ये बेस आसानी से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें स्पीशीज मिलती है वो मिलती है हमें कार्बोएनाइन। ये मिल रही है हमें कार्बोएनाइन, क्योंकि हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन यहां से हो सकता है, हो गया है। और ये जो कार्बोएनाइन है ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं? ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसका रिलीज बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है ये होती है रिएक्शंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने पोलैरिटी की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी और उनको समझा कि उनका क्या मैकेनिज्म है और वो क्यों होती है। एक हमने पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक हमने पढ़ी रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक ये जो कंसेप्ट है बच्चों आपको वो आगे हम जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें आपको यूज करना है, इनका कंसेप्ट समझ लेना है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एक और कंसेप्ट जो हम इसमें समझते हैं वो ये है कि अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए कोई कार्बोनिल का कंपाउंड है, हमारे पास यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन हमने पढ़ लिया, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव।
तो फर्स्ट इफेक्ट में अगर करवाऊं, अगर मैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का जो है वो देखूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बहुत सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, मान लीजिए मैं इस साइड जोड़ दूं प्लस, मान लीजिए CH3 जोड़ दूं, C2H5 जोड़ दूं, टर्शरी ब्यूटाइल जोड़ दूं, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो हमारे पास NH2 जोड़ दूं, अगर मैं इनसे इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, हाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज वाले और रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दूं, तो इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट है और कार्बन की तरफ बढ़ जाएगा, कार्बन की तरफ बढ़ने से इसकी पोलैरिटी में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे तो इसकी प्लस वाला जो इसके ऊपर चार्ज है वो कम होता चला जाएगा और इनके बीच में चार्ज सेपरेशन कम होगा, तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इस पे इस तरह का ग्रुप जोड़ लूं, मान लीजिए हमने जोड़ा है यहाँ पे COH, ठीक है, इस तरह का ग्रुप जोड़ रही हूं मैं। अब मैंने यहाँ पे ये जोड़ा है, तो इसमें भी जो शिफ्ट है वो इधर होगा और इधर होगा। अगर मैं इसकी नेक्स्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनर्जी स्ट्रक्चर्स बनाऊं, तो हमारे पास एक कार्बोकैटाइन जनरेट हो रहा है एंड सो ऑन, इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही है। अगर हम इसमें बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, जो इसकी पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक कार्बोकैटाइन बन रहा है जो बेंजीन रिंग में जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये रिएक्टिविटी को और भी कम करता है। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स की। माइनस आई इफेक्ट में मान लीजिए मैंने Cl जोड़ दिया, मैंने Br जोड़ दिया, मैंने F जोड़ दिया, मैंने I यानी मैंने हैलोजेंस जोड़ दिए, या फिर मैंने NO2 जोड़ दिया, या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं अगर मैंने जोड़ दिए, तो ये जो क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन का ये है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को और भी इस तरफ खींचेंगे, यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो और भी बढ़ता चला जाएगा और चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा। तो इस तरह के जो ग्रुप है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो जो है इफेक्ट्स की बात की, प्लस आई इफेक्ट्स और माइनस आई इफेक्ट्स। एक और इफेक्ट हम देखते हैं कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट जो है इफेक्ट हो रहा है इस पे कार्बोनिल ग्रुप पे। इसमें हम देखते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे मेरे पास है, एक तो मेरे पास है, एक मैं ले रही हूं एल्डिहाइड, एक मैं ले रही हूं कीटोन, आपको इसका नाम याद होगा क्योंकि हमने इसे फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, और दूसरा भी मैं ले रही हूं कीटोन। ठीक है, अब मैं इनका नाम बताएं तो ये है हमारा है बेंजल्डिहाइड, ये है हमारा एसिटोफिनॉन, ये है हमारा बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, ठीक है बच्चों। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं
तो वो हम ध्यान रखें कि एल्डिहाइड्स में ऑलवेज ज्यादा होती है कीटोन से, ठीक है, क्योंकि एक एल्डिहाइड में देखिए एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, कीटोन में हमारे पास दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इजी टू एल्डिहाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप भी जो है एक साइड से कम हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन होने की वजह से, इस वजह से इसमें चार्ज सेपरेशन भी ज्यादा है एल्डिहाइड में। कीटोन में हमारे पास दोनों साइड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक साइड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इनकी बल्कीनेस भी बढ़ रही है, जैसे इसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा ऐड हो रहे हैं, इनकी बल्कीनेस भी बढ़ रही है। तो हम अगर इनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करें, तो अगर हम इनको 1, 2 एंड 3 नंबरिंग दें तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक की जो रिएक्टिविटी है वो होगी 1, 2 एंड 3। ठीक है, रीजन हमारा क्लियर है। तो बच्चों हमने आज पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आगे की आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अभी तक के लिए थैंक यू।